जय हिंद साथियों, मैं देवराज सिंह एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने कल देखा, कल की वीडियो हमारी शूट आधी हो पाई थी। दरअसल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बीच में ही छोड़नी पड़ी थी क्लास, तो आज हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है, और सब बढ़िया है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। बस लगातार पढ़ाई करते रहो और हमारे चैनल पर बने रहो, है ना। वीडियो पूरा देखा करो और लाइक और कमेंट्स कर दिया करो। जैसे बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ और कमेंट के लिए कहता हूँ तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। और लाइक कर दिया करो ताकि हमारा मोटिवेशन थोड़ा हाई होता रहे और हम अच्छी वीडियो आपको बनाते रहें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कल वहीं से जहाँ से हमारा छूटा था। तो कल मैं पढ़ा रहा था, मेरा 4th नंबर था, चौथा नंबर क्या था हमारा, 4th नंबर चल रहा था हमारा माइटोकाइंड्रिया, है ना। माइटोकाइंड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, यहाँ से किस तरह के सवाल आते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि खोज किसने की। देखो, यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, दो क्वेश्चन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छी तरह। पहला, खोज किसने की, और दूसरा है का उपनाम, ठीक है ना। दो चीजें तो आती है यहाँ से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो बीच में मैं कराता हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, किसी में सारे सवाल यहीं से मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल लगे रहें, एंड तक वीडियो देखें, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? खोज एक वैज्ञानिक थे हमारे, अल्टमैन नाम, ठीक है ना। क्या नाम था उनका? अल्टमैन। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, लेकिन अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोब्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? बायोब्लास्ट, ठीक, बायोब्लास्ट कहा था। अच्छा, एक वैज्ञानिक और है हमारे यहाँ से, सी बेंडा, ठीक है ना। सी बेंडा ने क्या किया था? सी बेंडा ने नामकरण किया था, यानी नाम दिया था। जो अल्टमैन ने बायोब्लास्ट जो खोजा था उसको सी बेंडा ने क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी बेंडा ने क्या दिया? नाम दिया था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि भाई ये बताओ, इसे इसका उपनाम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या नाम है उसका? माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम है इसका ऊर्जा ग्रह, ठीक है, ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहते हैं हम? पावर हाउस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम? पावर हाउस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है? इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अच्छा, ऊर्जा ग्रह से मतलब, ऊर्जा ग्रह से मतलब ये है कि सपोज करो ये हमारी कोशिका है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनी है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर है। इसमें किसका उत्पादन होता है? हमारा ऊर्जा का। इसमें किसका उत्पादन होता है? ऊर्जा का। और ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हमारा एक इंपॉर्टेंट है यहां से। अब नेक्स्ट है हमारा अगला 5th नंबर है, 5th नंबर है हमारा लवक, ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? प्लास्टिड। लवक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लास्टिड, ठीक है ना। तो लवक है प्लास्टिड। अच्छा, लवक, सबसे पहला सवाल तो यही है कि लवक केवल और केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है। लवक किसमें? प्लांट कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। और फिर इसको हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया हमारा लवक, ठीक है ना। इसको कितने भाग में डिवाइड करते हैं हम? 3 भाग में। पहला हो गया हमारा वर्णी लवक, क्या हो गया? वर्णी लवक। और दूसरा हो गया हमारा अवर्णी लवक, अवर्णी लवक।
ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा हरित लवक, हरित लवक। तीसरा क्या हो गया? हरित लवक। लवक क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। अब इनको अगर इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और इसको बोलते हैं हम अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम हरित लवक को क्या बोलते हैं? हम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन तीनों के नाम इंग्लिश में भी पूछ लेता है कई बार कि क्लोरोप्लास्ट है ना, और ल्यूकोप्लास्ट और ये क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। यहां से एक चीज जान लो, जिस शब्द के आगे क्रोमो लग जाएगा है ना, क्रोमो शब्द का अर्थ होता है वर्ण, वर्ण या रंग। तो इसका मतलब क्या है? क्रोमोप्लास्ट, जहां भी हमें क्रोमो शब्द मिल जाए उसे क्या बोलते हैं? वर्ण या रंग, ठीक है ना। अगर कहीं भी हमें ल्यूको शब्द मिल जाए तो इसका मतलब होता है श्वेत, ठीक है। ल्यूको का मतलब क्या होता है? हमेशा श्वेत। अब ये बताऊंगा कैसे। और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है? पहले से पढ़ते हैं वर्णी लवक को। वर्णी लवक क्या है? ये क्या करता है? प्लांट में या पौधों में रंग प्रदान करता है। रंग से मतलब जो हमारे रंग लाल रंगी ये सारे होते हैं, जैसे फ्लावर्स हैं है ना, फ्लावर्स कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई नीला है, तो बहुत सारे रंगों में विभक्त होते हैं ना फ्लावर्स। तो ये रंग आते कहां से हैं? तो इसी से आते हैं हमारे वर्णी लवक से, है ना, वर्णी लवक से, क्योंकि इसमें ये इसमें वर्ण और रंग दोनों पाए जाते हैं। तो हमारे पौधों में या प्लांट में रंग कहां से आते हैं? हमारे वर्णी लवक से। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? अच्छा, क्वेश्चन आता है जैसे गाजर का हमारा नारंगी रंग कैसा होता है? गाजर जो नारंगी है वो किसके कारण होती है, ठीक है। और दूसरा है हमारा दूध का रंग पीला किस कारण से है, यानी दूध पीला किस कारण से है, ठीक है। और है हमारा जो मिर्च है हमारी वो हरी किस कारण से है, मिर्च हरी किस कारण से होती है। और एक है जो मिर्च है ये मिर्च ये हमें चटपटी कैसे लगती है, चटपटी किस कारण से लगती है, ठीक है ना। और है हमारा जो सेब है, सेब का जो सेब की लालिमा है, सेब जो लाल है या सेब की लालिमा किस कारण किस वर्ण के कारण होती है, ठीक है ना। तो यही सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। और अगर मैं और बात करूं तो टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है, टमाटर यानी लाल किस कारण से होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? लाइकोपेन के कारण, है ना, किस कारण से? लाइकोपेन के कारण। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? लाइकोपेन के कारण। गाजर का नारंगी रंग किस कारण से होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगर दूध का पीला रंग भी कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है ना, कैरोटीन के कारण। और अगर मिर्च हरी है तो क्या बोलते हैं? अगर हरी मिर्च है तो इसका रंग कैसा होता है? कैप्सेथिन के कारण, कैप्सेथिन के कारण, है ना, कैप्सेथिन, हरी मिर्च कैप्सेथिन के कारण। और मिर्च अगर चटपटी है तो कैप्सेसिन के कारण। ध्यान रखना ये दोनों जो कैप्सेथिन और कैप्सेसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है ना। एक तो हो गया थिन, एक हो गया सिन। तो हरी मिर्च अगर हरी होती है कैप्सेथिन के कारण और मिर्च चटपटी होती है कैप्सेसिन के कारण, ठीक है ना। और सेब का लालिमा क्या होता है? सेब का लालिमा होता है एंथोसाइनिन, ठीक है ना, एंथोसाइनिन। ये किस कारण से होता है हमारा? एंथोसाइनिन, ठीक है ना, एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है ना। ये है, कुछ और भी हैं जैसे चकुंदर, है ना, चकुंदर का लाल रंग किस कारण होता है? चकुंदर लाल किस कारण से होता है? चकुंदर लाल होता है बीटानिन के कारण। किस कारण? बीटानिन के कारण, ठीक है ना। या फिर हल्दी पीली होती है किस कारण से?
हल्दी पीली किस कारण से होती है? कुकरमेन के कारण, है ना? क्या है? कुकरमेन के कारण। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वर्णीय लवक से पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां से। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा वर्णीय लवक। अब अगला है हमारा, एक था हमारा, हमने किस में डिवाइड किया था? श्वेत में, है ना? दूसरा था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट था, ये श्वेत हो गया। श्वेत का मतलब जैसे ये मानो कि हमारा जो कैंसर होता है वो रक्त कैंसर होता है, रक्त कैंसर, है ना? यहाँ से ये समझो, जो रक्त कैंसर होता है वो किस कारण से होता है? जो हमारे WBC है, यानी WBC यानी ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा जब बढ़ जाती है तो रक्त कैंसर होता है। और ये व्हाइट है तो व्हाइट क्या हो गया? ल्यूको, है ना? तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्यान रखना, ये जो ल्यूको है इसका मतलब हमेशा श्वेत होता है। अब हम हरित लवक को पढ़ते हैं। ठीक है ना? क्या पढ़ते हैं? हरित लवक को। हरित लवक, हरित लवक को पढ़ते हैं। ठीक है, हरित लवक, इसे क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया होती है वो यहीं से होती है, हरित लवक, है ना? तो पहला ये है भोजन निर्माण की क्रिया। भोजन निर्माण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक में। यानी पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक में। ठीक है, पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया हरित लवक में होती है। भोजन निर्माण कैसे होता है? उसमें कौन कौन से कंपोनेंट भाग लेते हैं? देखो, जब CO2 मिलकर और जल मिलकर, जब CO2 जल और मिलते हैं दोनों, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है हमारा? C6H12O6, यानी क्या बनता है हमारा? ग्लूकोज। ठीक है ना? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलते हैं तो पौधों में हमें भोजन का निर्माण करते हैं पौधे। ठीक है ना? अच्छा, हरित लवक में दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, हरित लवक में दो क्रियाएं होती हैं। हरित लवक में कितनी क्रिया होती हैं? दो क्रियाएं होती हैं। दो क्रियाएं होती हैं। कौन सी? एक तो होती है प्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक से मतलब ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया, और एक होती है हमारी अप्रकाशिक क्रिया, यानी जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां भी क्रिया होती है हरित लवक में, और वो वहां से भी भोजन मिलता है। जैसे प्रकाशिक क्रिया, जो जिसको प्रकाश प्रॉपर मिलता रहता है वो प्रकाशिक क्रिया होती है। ठीक है ना? क्रिया होती है। और जो अप्रकाशिक है उसमें प्रकाश पहुंच नहीं पाता। जैसे जड़ है, जड़ में प्रकाश नहीं पहुंच पाता लेकिन वो फिर भी भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकाशिक क्रिया क्या है? प्रकाशिक क्रिया के दो घटक होते हैं। ठीक है ना? एक होता है हमारा ग्रेना, ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रोमा, है ना? एक होता है ग्रेना और दूसरा होता है ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। ठीक है ना? एक ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमा। अब अगर ग्रेना की बात करें हम, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सा ये देख लो, ये हटा दो यहाँ से, ना ये जो ग्रेना है इसी को काउंट करते हैं प्रकाशिक में। ग्रेना क्या करता है? ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भोजन का निर्माण प्रकाशिक क्रिया द्वारा होता है, जो संपन्न कहाँ पर होती है? ग्रेना में। और ये जो होती है ये स्ट्रोमा में। कौन सी क्रिया? जहां प्रकाश नहीं पहुंचाता वो क्रिया कहां पर होती है? स्ट्रोमा में। ठीक है ना? तो यहाँ से हरित लवक से एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ ग्रेना में एक तत्व और होता है जिसके जो हमारे भोजन निर्माण में बहुत सहायक होता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया। Mg क्या करता है? ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। Mg क्या है? ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है ना? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, प्रदान करने में सहायता करता है। ठीक है ना? जैसे हमारी पत्तियां हरी होती हैं पेड़ की, किस वजह से होती हैं? ये इसी वजह से होती हैं कि इसमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट क्या है? मैग्नीशियम। तो करने में हरा रंग, है ना? हरा रंग, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने में होता है। ठीक है ना? यहाँ से अब ये हरित लवक हो गया। ठीक है ना? अब देखो, हम जो चल रहे थे, हमारा अभी क्या चल रहा था? कोशिका द्रव चल रहा था।
मैंने जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा था, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो हमारा कोशिका द्रव के पांचों कंपोनेंट क्लियर हो गए हैं। यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने करा दिए हैं। दूसरा क्या था, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ बताया था, एक तो बताया था मैंने कोशिका द्रव, एक बताया था कोशिका द्रव और दूसरा बताया था मैंने केंद्रक, ठीक है ना। तो केंद्रक रह गया है हमारा, ठीक है ना। तो कोशिका द्रव के तो सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक, ठीक है ना। केंद्रक क्या है, देखो केंद्रक मैंने बताया था, ये हमारी संरचना हो गई सेल की, ठीक है। ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ से इसके अंदर जो भी भरा हुआ है ये कोशिका द्रव हो गया। लेकिन कोशिका द्रव केंद्रक को छोड़कर, ये क्या है हमारा केंद्रक, केंद्रक को छोड़कर बाकी सब इसमें कोशिका द्रव हो गया, ठीक है ना। केंद्रक, अब केंद्रक की स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कैसा होता है केंद्रक, है ना। केंद्रक की स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, यहाँ से इस तरह का होता है केंद्रक। देखो केंद्रक कुछ इस तरह होता है, इस तरह केंद्रक होता है। और इसमें होता है हमारा, ये होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इस केंद्रक को हमने चार भागों में बांटा है। केंद्रक को पढ़ने के लिए चार भागों में बांटे हैं। एक है हमारा केंद्रक कला, पहला है हमारा केंद्रक कला, ठीक है ना। दूसरा है हमारा केंद्रक द्रव, दूसरा क्या है केंद्रक द्रव, ठीक है। तीसरा है हमारा केंद्रिका, तीसरा क्या है केंद्रिका। और चौथा है हमारा क्रोमेटिन धावा, क्रोमेटिन धावा, ठीक है ना, क्रोमेटिन धावा। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें बताता हूं, ये तो हो गया हमारा पहला है केंद्रक कला। ये क्या हो गया केंद्रक कला, ये केंद्रक कला हो गया, ठीक है। इसके बाद जो अंदर बचा ये वाला सब, ये क्या है हमारा केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव होगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी केंद्रिका, है ना, केंद्रिका, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा इस तरह बना हुआ है, इसमें इस तरह धागेनुमा संरचना बनी होती है, ठीक है ना। इसमें कैसी धागेनुमा संरचना बनी होती है, ठीक है ना। तो केंद्रक कला, यहां से ये पूछा जाता है कि प्रोटीन का निर्माण किसकी, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है हमारा, प्रोटीन का, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है राइबोसोम। अच्छा, प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व क्या है आरएनए। तो आरएनए का निर्माण यहीं से होगा, ठीक है ना। आरएनए का निर्माण कहाँ होगा हमारा केंद्रिका से। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं क्रोमेटिन धावा, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिन धावा, ठीक है ना। मैं यहाँ से और कर लेता हूँ क्रोमेटिन धावा, ठीक है। आप पढ़ते हैं हम क्रोमेटिन धावा, क्या पढ़ते हैं हम क्रोमेटिन धावा। क्रोमेटिन धावा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जब हमारा केंद्रक का विघटन होता है, ध्यान से सुनना, जब हमारा केंद्रक का विघटन होता है तो ये क्रोमेटिन धागा गुणसूत्र में टूट जाता है, यानी क्रोमोसोम में टूट जाता है, ठीक है ना। जब इस केंद्रक का विघटन होता है, जब केंद्रक का विघटन होता है, जब केंद्रक का विघटन होता है तो ये क्रोमेटिन धागा किसमें टूट जाता है, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है हमारा क्रोमोसोम में। जब केंद्रक का विघटन होता है तो क्रोमेटिन धागा क्रोमोसोम में टूट जाता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम को ही इंग्लिश में हम हिंदी में क्या कहते हैं गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र में बदल जाता है। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन धागा क्रोमोसोम में टूट जाता है, यानी गुणसूत्र में टूट जाता है। अगर मैं यहाँ से बात करूं ये टूटता कैसे है, तो एक स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाती है, ठीक है ना। ये द्विकुंडलीय संरचना बन जाती है, ठीक है ना। दो द्विकुंडलीय संरचना बन जाती है। ये क्या है द्विकुंडलीय संरचना, द्विकुंडलीय संरचना, ठीक है ना। ये क्या है द्विकुंडलीय संरचना, द्विकुंडलीय संरचना, द्विकुंडलीय संरचना बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ से इंपोर्टेंट, ये जब टूटता है गुणसूत्र
तो किसमें बन जाता है, द्विकुंडलीय संरचना बन जाती है। और द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी, ये बहुत पूछा है, द्विकुंडलीय है ना, द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, खोज की थी हमारी वाटसन और क्रीक ने। सुना होगा नाम, वाटसन एवं क्रीक। द्विकुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रीक ने। यहाँ से पूछा जाता है कि जब क्रोमेटिन, जब नाभिक का या केंद्रक का विभाजन होता है तो क्रोमेटिन धागा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में टूट जाता है और गुणसूत्र में टूटकर ये दो कुंडलीय संरचना में बदल जाता है। अब दो कुंडलीय संरचना की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रीक ने। ठीक है, यहाँ से इतना हो गया। अब आगे चलते हैं हम। दो कुंडलीय, जब ये क्रोमोसोम में टूटता है तो क्रोमोसोम पूछता है या गुणसूत्र पूछता है किस चीज के बने होते हैं, है ना। तो गुणसूत्र के बारे में देख लो, गुणसूत्र किस चीज के बने होते हैं, गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। एक क्या है हमारा हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा है हमारा डीएनए, ठीक है ना। डीएनए की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है ना। तो दो चीजों का गुणसूत्र किस चीज में टूटता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, ठीक है ना। डीएनए क्या है, डीएनए यहाँ से देखो क्या है, डीएनए से दो तीन सवाल पूछे जाते हैं। एक तो डीएनए हो गया, है ना। डीएनए को क्या कहते हैं हम, डीएनए को कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ, है ना, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, जो एक अनुवांशिक पदार्थ है और इसकी इकाई क्या है, क्रोमोसोम। डीएनए की इकाई क्या है हमारी, जीन, ठीक है ना। इसकी गुणसूत्र की इकाई क्या है, जीन। जीन के बारे में पूछता है ना। अनुवांशिकता की इकाई, जीन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता की इकाई, अनुवांशिकता की इकाई। जीन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता की इकाई। जीन क्या है, अनुवांशिकता की इकाई, ठीक है ना। और गुणसूत्र के बारे में यहाँ से ये पूछता है कि अनुवांशिकता का वाहक कौन है, अनुवांशिकता का वाहक, अनुवांशिकता का वाहक, अनुवांशिकता का वाहक, ठीक है। तो यहाँ से तीनों सवाल अलग अलग तरीके से आते हैं। गुणसूत्र में, गुणसूत्र बना किससे होता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से, ठीक है। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। सवाल पूछा जाएगा इनमें निम्न में से अनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो ये तीनों दिए होंगे, तो इनमें से हमें किसको टिक करना है, डीएनए को, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा है अनुवांशिकता की इकाई क्या है, अनुवांशिकता की इकाई क्या हो जाएगी हमारी, जीन हो जाएगी। तीसरा सवाल पूछा जाता है अनुवांशिकता का वाहक, अनुवांशिकता का वाहक क्या है, हमारा गुणसूत्र, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चन देखो, ये किस चीज का बना था, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। तो पूछता है गुणसूत्र किसका बना होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्म में दे रखा हो तो हिस्टोन प्रोटीन टिक करना है, ठीक है ना। और फिर डीएनए अगर हो तो डीएनए टिक करना है, ठीक है ना। और फिर ये इनका सबके नाम पूछता है कि अनुवांशिक पदार्थ कौन सा हो गया, ये हो गया डीएनए। जीन क्या हो गया, अनुवांशिकता इकाई, और गुणसूत्र क्या होगा, अनुवांशिकता का वाहक। अब जब ये टूटता है, जब नाभिक का गठन होता है तो ये गुणसूत्रों में टूटता है और यहाँ से कुछ गुणसूत्र बिल्कुल फिक्स होते हैं। जब भी ये टूटेगा तो फिक्स गुणसूत्र में टूटेगा। जैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, सवाल ये पूछाता है मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 23 जोड़ी, ठीक है, या 46, संख्या में कितने होते हैं, 46, है ना। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी या नंबर में 46, ठीक है। अगर ये सपोज करो ये 24 गुणसूत्र हो गए, 24 जोड़ी गुणसूत्र हो गए, तो क्या इंसान का बच्चा होगा, नहीं होगा, है ना। 24 गुणसूत्र किसके होते हैं, चिंपैंजी के, ठीक है ना, ध्यान रखना। 24 गुणसूत्र किसके होते हैं, चिंपैंजी के, ठीक है ना। 24 गुणसूत्र किसके होते हैं, चिंपैंजी के, ठीक है। अगर ये कहेगा कि अगर गुणसूत्र की संख्या 21 जोड़ी हो गई, ठीक है, अगर गुणसूत्र की संख्या 21 जोड़ी हो गई तो किसका बच्चा होगा, तो होगा बंदर का, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सवाल पूछे जाते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने हो गए हमारे, 23 जोड़ी हो गए, चिंपैंजी में कितने हो गए, 24 जोड़ी हो गए, और बंदर में कितने हो गए, 21 जोड़ी हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ से गुणसूत्र खत्म हो गया। हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना,
और कमेंट में जो मैंने पूछा है वो बता दिया करो और सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पूरी देखो। जय हिंद, थैंक यू।